नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। आपके साथ मैं हूं बबीता। काशीपुर में रोटरी क्लब की ओर से कन्याश्री साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छात्राओं को साइकिल वितरित करते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन अग्रवाल की पहल वास्तव में ही एक अच्छी पहल है। रोटरी क्लब के कार्य कर वो पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं उन बेटियों को प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और मेरे हाथों उनका पूजन हुआ है। और हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति का बनाया हुआ प्रदेश है। मातृशक्ति की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका है और मातृशक्ति के इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से उन सभी के लिए प्रेरणा है। और हमारी सरकार भी लगातार मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, संवर्धन को करने के लिए मातृशक्ति से संबंधित कार्यक्रम और बहुत सारे जो हमारे नए प्रोजेक्ट हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे जो छोटे छोटे समूह हैं, उन समूह को प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार ने पिछले कोरोना काल के दौरान भी किया है और आगे भी हम करेंगे। हमारी जो वहीं यमुनोत्री में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश से कई मार्गों पर पहाड़ से मलबा गिर रहा है। यमुनोत्री राजमार्ग खनेड़ा पुल के पास मार्ग भी बाधित हो गया है। चट्टान दरकने से हाईवे पर आज सुबह से रास्ता बंद है। यमुनोत्री धाम जाने और आने वाले तीर्थयात्री रोके जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चट्टान के दरकने से आज मार्ग अवरुद्ध हो गया। पिछले 2 दिन से यमुनोत्री में बारिश हो रही थी। बारिश से लोगों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। कई मार्गों पर पहाड़ से मलबा गिर रहा है। यमुनोत्री राजमार्ग खनेड़ा पुल के पास मार्ग भी बाधित हो गया है। चट्टान दरकने से हाईवे पर आज सुबह से रास्ते बंद हैं। यमुनोत्री धाम जाने और आने वाले तीर्थ यात्री रोक लिए गए हैं। तो बड़ी खबर यमुनोत्री से, जहां पर पिछले 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है। बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो वहीं यमुनोत्री धाम जाने और आने वाले तीर्थयात्रियों को भी रोक लिया गया है। तो यमुनोत्री धाम जाने और आने वाले यात्रियों को रोक लिया गया है। वहीं रामनगर के खताड़ी मोहल्ले में बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी सहित लाखों रुपए के आभूषणों को चोरी कर लिया। चोरों को लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस की तहरीर के आधार पर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। यहाँ ऊपर पे बक्से भी रखे हैं ना, उसमें वे भी तोड़ रखे हैं। नहीं, वहाँ भी और रखे हैं, उनके भी तोड़ रखे हैं। तो रामनगर से खबर आ रही है, जहां पर बंद घर में लाखों रुपए की चोरी हुई है। चोरों ने ताला तोड़ा और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। मेरे घर में 3,50,000 रुपये कैश रखा था, करीब 7-8 तोला सोना रखा था, चीज़ जेवर जो थी। ये चीज़ मेरी चोरी हो गई है और लगभग जो पीतल तांबे के बर्तन थे वो चोरी हुए हैं और बाकी और कुछ चोरी नहीं हुआ। पीतल तांबे के बर्तन चोरी हुए हैं और तुम्हारे ताले तोड़ दिए, सारे चोरी हो गए। घर में कोई नहीं था। मेरी सास की तबीयत ख़राब थी, मैं वहाँ पर गया था उन्हें देखने के लिए। तुम्हारे परसों गया था, मैं थाने में रिपोर्ट दे दिया मैंने। पुलिस अब आई है घर पर जांच करने। कोई तस्लीम नाम के व्यक्ति हैं, वो आज मेरे पास आए थे। उनका कहना था कि वो कल घर पर नहीं थे, तो उनके घर में जो है कुछ नकदी और कुछ सामान जो है चोरी हुआ है, जिसमें हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहित गोस्वामी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, रामनगर में चोरों के हौसले इतने बुलंद कि अब बंद पड़े घरों के ताले तोड़कर चोरी करने लगे हैं।
जी, मैं आपको बताऊं कि रामनगर के मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा एक घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी व जेवरात चोरी कर लिए हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं पुलिस के सुरक्षा दावों की भी पोल जो है इस घटना के बाद खुली है और पीड़ित द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है कि उसके यहाँ जो चोरी हुई उसका खुलासा किया जाए। तो जिस समय ये ताला तोड़ा जा रहा था, क्या पड़ोसियों को इसका पता नहीं चल पाया था? जी, मैं आपको बताऊं कि जिनके घर में चोरी हुई थी वो घर पे थे नहीं, वो घर से बाहर थे और जो है चोरों ने जो है इस घटना को अंजाम दिया है और जो पड़ोस के लोग थे उनको भी इस बात की भनक नहीं लगी कि यहाँ चोरी हो चुकी है। तो अभी तक पुलिस को जांच में क्या कुछ हासिल हुआ है? ये देखिए, अभी तक पुलिस को जो है जांच में जो है पुलिस जांच कर रही है और कोतवाली के एसएसआई जो है प्रेम विश्वकर्मा ने बताया कि पीड़ित द्वारा तहरीर दी गई है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जांच में जुटी हुई है चोरी की। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक के साथ ही भूस्खलन और भारी बारिश के चलते सड़कों के बंद होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बंद सड़कों को खोलने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की है और इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। विभाग के चीफ इंजीनियर आयाज खान के माने तो विभाग के द्वारा आपदाओं को देखते हुए इस बार 396 जेसीबी मशीनें हैं विभिन्न जगहों पर तैनात की गई है। विभाग के चीफ ने यह भी कहा कि इस बार सभी जेसीबी मशीनों पर जीपीएस एक्टिवेट भी किया गया है, जिससे उन जेसीबी मशीनों की लाइव मॉनिटरिंग की जा सके। इसके अलावा सभी जेसीबी मशीनों के चालकों का नंबर भी प्रकाशित किया गया है ताकि आम जनता भी बंद सड़कों की जानकारी विभाग को दे सके। हमारा पीडब्ल्यूडी का नेटवर्क, रोड नेटवर्क काफ़ी विशाल होता जा रहा है हर साल और इस सब को देखते हुए आपदा प्रबंधन के तहत हमने मशीनों लगाई हुई हैं, जिसमें कि टोटल 396 मशीनें हैं। 122 हमारी डिपार्टमेंटल मशीनें हैं और 274 हमने किराए पर ली हुई हैं। इनको हमने जो चिन्हित स्थान है उन जगह पर लगा दिया गया है जहाँ पर कि अक्सर आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमने जेसीबी को किस तरह से ट्रैक किया जाए उसमें भी एक सुविधा लगाई हुई है, जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे कि जहाँ पर भी ज़रूरत हो उसको मशीन को उस जगह पर लोकेट कराया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैदराबाद में आयोजित हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार शाम को रवाना होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति की आज हैदराबाद में बैठक होगी। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी बैठक में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जहां पर सीएम धामी शिरकत करेंगे। सीएम धामी इस बैठक में शामिल होंगे। हैदराबाद पहुंचे सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन भी लेंगे हिस्सा। तो इसी खबर पर हमारे साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर जो है आपको जानकारी मिली है? देखिए, हैदराबाद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से कल शाम ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। आज हैदराबाद में वो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश से जो बीजेपी के जो सीनियर मोस्ट नेता हैं, आप कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री जो संगठन है अजय कुमार, ये सभी लोग इस राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रतिभाग वहाँ पर करेंगे और ये सभी लोग पूर्व से ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी 2024 के जो मिशन लेकर चल रही है, उस मिशन के लिहाज से ये राष्ट्रीय कार्य समिति काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें मानी जा रही है। बीजेपी संगठन किस प्रकार से अपने कामों को आगे बढ़ाएगा, खासतौर पर जो कार्यक्रम संचालित होने हैं, जिन कार्यक्रमों के होते आम जनता ये कह सकते हैं कि इस बीजेपी के उस 2024 के मिशन को जुड़ सकती है, उस पर किस प्रकार
से संगठन की गतिविधियां रहने वाली है, जो खासतौर पर जो राष्ट्रीय जो चुनाव इस समय होने हैं दिसंबर में, क्योंकि कार्यकाल खत्म हो रहा है, जो प्रदेश की जो कार्य समिति है उनका कार्यकाल यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो उससे पहले जो कार्यक्रम विधिवत रूप से जो रूपरेखा तैयार होनी है उन सब चीज़ों का मंथन वहाँ पर होगा। यानी किस प्रकार से 24 का लक्ष्य पाया जा सकता है, उन सब चीज़ों पर राष्ट्रीय नेतृत्व अपना मंथन वहाँ पर करेगा, विचार विमर्श करेगा और आगामी जो कार्यक्रम है, जो उसकी रूपरेखा तय की जाएगी, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत वहाँ पर की जाएगी। ये कह सकते हैं कि 2 दिवसीय इन दौरों के दौरान जो पूरी तरह से राष्ट्रीय समिति होगी वो अपने एजेंडे साथ यहाँ पर लेकर चल रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई ये कह सकते हैं कि कई ऐसे स्टेट भी होंगे जहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी होने, उन सब चीज़ों पर अपनी बात रखेगी और कैसे उन चुनावों को जीता जा सकता है। प्रदेश पदाधिकारियों की जिम्मेदारी क्या कुछ रहेगी, क्योंकि इस दौरान ये कह सकते हैं कि कई बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिले हैं बीजेपी में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो। कई ऐसी चीज़ें इस समय देखने को मिल रही है जिनको वर्तमान जो परिस्थितियाँ उनके अनुकूल चलने के लिए पार्टी के नेताओं को यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय कार्य समिति काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में निकल पाता है। और ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड से वहाँ पर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाते वो वहाँ पर शामिल होंगे, केंद्रीय नेताओं से जरूर मुलाकात वहाँ पर करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत वहाँ पर करेंगे, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। तो उत्तराखंड में किस प्रकार से बीजेपी को और मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड की 5 जो लोकसभा सीटें हैं वो केंद्र के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है। अभय, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देहरादून प्रदेश में रेहड़ी ठेली वालों को मौके पर ही मिलेगा लाइसेंस। प्रशासन ने पीएम स्वनिधि योजना का आदेश किया है, आदेश जारी हो चुका है। 5 साल के लिए जारी किया जाएगा लाइसेंस। लोन की प्रक्रिया भी मौके पर ही की जाएगी पूरी। हर शुक्रवार नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं फेरी व्यवसायी। तो फेरी और ठेली वालों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर रेहड़ी और ठेले वालों को मौके पर ही लाइसेंस मिलेगा। पीएम स्वनिधि योजना के चलते यह आदेश जारी किया गया है। 5 साल के लिए जारी किया जाएगा ये लाइसेंस। लोन की प्रक्रिया भी मौके पर ही की जाएगी पूरी। हर शुक्रवार नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं फेरी व्यवसायी। तो अब फेरी वालों के लिए एक बड़ा और काफी ज्यादा पॉजिटिव कदम उठाया गया है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो शहरी क्षेत्रों में जो रेहड़ी ठेली वाले थे, जो लगातार अपने लाइसेंस की मांग यहाँ पर कर रहे थे, उनके लिए बड़ी राहत की खबर ये कही जा सकती है। शासन की तरफ से जो विभाग के जो सचिव है विनोद कुमार सुमन, उनकी तरफ से आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब इनको 5 साल का लाइसेंस यहाँ पर दिया जाएगा। सबसे बड़ी राहत ये कही जा सकती है कि मौके पर, यानी जहाँ पर ये अपना व्यवसाय करते हैं उसी मौके पर जाके जो विभागीय जो अधिकारी होंगे वो जाँच वहाँ पर करेंगे और वहीं पर उनकी जो लाइसेंस की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी की जाएगी। इसके अलावा अगर उन्हें किसी भी स्तर पर अगर उन्हें ऋण की आवश्यकता होती है तो फिर मौके पर ही जाकर वो ऋण भी वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके लिए बाकायदा जो बैंक्स हैं, बैंक्स को लेकर उनसे बातचीत वहां पर की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो बैंक के जो अधिकारी होंगे वो दोपहर 2 बजे के बाद, यानी किसी भी समय दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किसी भी समय उस मौके पर जाकर अपनी बातचीत वहां पर करेंगे और जो उनको अगर ऋण की आवश्यकता है तो उनको उपलब्ध उसी समय ऋण कराने का काम वहां पर किया जाएगा। ये बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में से कह सकते हैं कि जो छोटे जो व्यवसायी हैं उनको बड़ी राहत यहाँ पर मिल पाएगी। खासतौर पर रेहड़ी ठेली वाले जो लोग हैं उनको बड़ी राहत यहाँ पर मिल पाएगी और इससे कह सकते हैं कि जो कमजोर तबका है, जिसकी उत्थान की बात सरकार लगातार यहाँ पर करती है, उनको विकसित करने के लिए सरकार की योजना है और उसमें बड़ी मददगार ये योजना साबित हो सकती है। क्योंकि अभी तक ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उन्हें जो छोटे जो वेंडर्स थे उनको 10,000 तक का ऋण यहाँ पर दिया जा रहा था, लेकिन अब इस ऋण की सीमा को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया। वो 1 लाख से ऊपर तक का अपना ऋण यहाँ पर ले सकते हैं, अपना व्यवसाय वो पूरा कर सकते हैं और उसके लिए बाकायदा अब उन्हें ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि बड़ी राहत की खबर है और बिल्कुल बड़ी राहत की खबर है। अब है, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद नगर निगम ने अभियान चलाया है। कई व्यापारियों के मौके पर चालान काटे गए हैं। एक व्यापारियों से वसूला गया 6,000 रुपए का जुर्माना। सभी व्यापारियों को चेतावनी भी दी गई है और आगे भी
ये अभियान जारी रहेगा, ऐसा कहना है नगर आयुक्त का। तो बड़ी खबर, जहां पर सिंगल प्लास्टिक यूज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इसी के साथ ही जो लोग इसका यूज कर रहे हैं, जो व्यापारी इसका यूज कर रहे हैं, उनको चेतावनी देते हुए उनसे जुर्माना भी वसूला गया है। और नगर आयुक्त का कहना है कि इसी तरह ये कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी, यह अभियान यूं ही चलता रहेगा। तो अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, व्यापारियों से जो है जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जी बिल्कुल, इसे एक दंडात्मक कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर यहाँ पर उपयोगिता बढ़ती जा रही थी और इसके जो दूरगामी परिणाम थे उस पर विशेषज्ञों ने अपनी चिंता भी जाहिर की थी। खासतौर पर जो पर्यावरण को लेकर जो इसके दुष्परिणाम सामने आए थे, उन सब चीज़ों को लेकर ये बड़ी कार्रवाई है। अब ये कह सकते हैं कि 5,000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना इनसे सीधे तौर पर वसूला जाएगा अगर मौके पर किसी भी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी व्यक्ति पाया जाता है। खासतौर पर ठेली रेहड़ी वाले जो व्यक्ति व्यापारी हैं, जिनका व्यवसाय इन सब चीज़ों को लेकर है, उन सब लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। खासतौर पर आम जनता के लिए भी हिदायत यहाँ पर दी गई है कि वो कम से कम इन सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम यहाँ पर करें, ताकि किसी भी प्रकार से ये जो पर्यावरण जो नुकसान होता है उस नुकसान को आगे न बढ़ाया जा सके। जो इसके दूरगामी परिणाम उनसे बचने के लिए कहा गया है और ये इसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो नगर निगम स्तर पर यहाँ पर की जाएगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर तय कर दी गई है। ऐसे में साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन आपसी समन्वय के जरिए सिंगल यूज प्लास्टिक को कंट्रोल करने का काम यहाँ पर करेंगे और अगर कोई इसको यूज करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ यहाँ पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अब है बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी ने कावड़ पटरी का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों के साथ ही कावड़ पटरी का निरीक्षण किया गया। जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। कावड़ मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। विकास, क्या है पूरी खबर? तो अधिकारियों के साथ आज कावड़ पटरी का निरीक्षण किया जा रहा है। जल्द से जल्द कार्य को पूरा किया जाए, ऐसे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए विकास चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विकास, क्या है पूरी खबर? देखिए, आज जिस तरह से कांवड़ मेला की तैयारियों को लेकर जहां सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं आज जिलाधिकारी हरिद्वार ने आज कांवड़ मेला जो पटरी है हरिद्वार से जो मुजफ्फरनगर और मेरठ की ओर जाती है, तो वहां पर उनका निरीक्षण किया है और काफी कमियां वहां पर जिलाधिकारी ने वहां पर पाई हैं, जिसके कारण उन्होंने अधिकारियों की यहां पर जमकर क्लास भी ली है और उनको जल्द ही जो कमियां हैं उनको दूर करने की यहां पर बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया है कि आगामी 6 तारीख को जो निकटवर्ती जो जिले हैं उनके जो संबंधित बड़े अधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक भी होनी है और 7 तारीख को फीडबैक के लिए मुख्यमंत्री खुद बैठक लेने वाले हैं। तो उस जिसकी तैयारियों को लेकर आज जिलाधिकारी कांवड़ पटरी पर निकले थे और उन्होंने काफी अव्यवस्थाएं वहां पर देखी हैं, जिनको दुरुस्त करने के लिए अपने जो अधिकारी हैं जिले के, उनको यहाँ पर उन्होंने आदेश दिए हैं। जी, कावड़ क्योंकि मेला शुरू होने वाला है, कावड़ के कितने साल बाद जो है ये कावड़ मेला शुरू हो रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है इसको लेकर? जिस तरह से कांवड़ मेला जिस तरह से कोविड काल के कारण 2 सालों से बिल्कुल प्रतिबंधित यहाँ पर रहा है, जिस कारण जो यात्री हैं श्रद्धालु हैं वो कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन इस बार की जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, यहाँ सरकार भी पूरी तरह से तैयार है क्योंकि यात्री आए और उनकी मनाया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर जहाँ उत्तराखंड सरकार तो वहीं जो हरिद्वार प्रशासन है वो भी पूरी तरह मुस्तैद है, जिसकी तैयारियां लगभग यहाँ पर की जा रही हैं। देहरादून में भी इसको लेकर बैठकें, कई फ्लोर की बैठकें हो चुकी हैं। आगामी जिस तरह से जिलाधिकारी ने आज हमें बताया कि 6 तारीख को
संबंधित जो निकटवर्ती जो जिले हैं उनसे उनकी बैठक होनी है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन उनके साथ किया जाना है, किस तरह से जो कांवड़िए हरिद्वार में प्रवेश करेंगे, क्या क्या उनको करना होगा, किस तरह से डीजे की प्रतिबंधित रहेगा, बड़ी कांवड़े प्रतिबंधित रहेंगी, इस तरह की तमाम बातों को लेकर, तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ पर बैठक 6 तारीख को होने जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।